एक महिला जो अपने कमरे में एक पुरुष के साथ मौजूद होती है, बिल्कुल नग्न अवस्था में। पुरुष के बदन पर भी एक भी कपड़े नहीं हैं, महिला के बदन पर भी एक भी कपड़े नहीं हैं और वो एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं। और ये सब जब वो कर रहे होते हैं तो सामने खिड़की पर खड़ी हुई एक 7 वर्षीय बच्ची उन्हें देख रही होती है। वो ये देख ही नहीं पाते कि जो कार्य वो कर रहे हैं उस पर किसी और की भी नज़र है। लेकिन जब वो अपने कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर आते हैं, उनकी नज़र उस बच्ची पर पड़ती है और बच्ची पर जैसे ही नज़र पड़ती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। और आगे कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक छोटी सी घटना इतना विकराल रूप धारण कर लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जब ये मामला सामने आता है तो लोग शर्मसार हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इंसान अगर सेफ है तो कहाँ पर है। लेकिन इस घटनाक्रम को सुनने के बाद हर किसी का हर एक पर से विश्वास उठ गया। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की एक राजधानी लगती है लखनऊ, और लखनऊ का ही एक जगह लगती है खानदारी बाजार। यहाँ का एक थाना है केसरबाग। केसरबाग थाने में लगभग 14 से 15 जुलाई 2025 की सुबह के 3:10 पर एक फ़ोन कॉल पहुंचता है। फ़ोन पर एक महिला बुरी तरह से रो रही होती है। इतनी तेज़ रो रही होती है कि जिस बात को कहने के लिए उसने फ़ोन किया था वो ढंग से नहीं बोल पा रही थी। जैसे तैसे बताती है कि आप जितना जल्दी हो सके इस एड्रेस पर पहुंच जाइए, मेरी बच्ची का किसी ने कत्ल कर दिया है। इतना सुनना था कि पुलिस तुरंत से मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस वालों को भी देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल 7 वर्षीय बच्ची मृत अवस्था में उनके सामने पड़ी हुई थी और छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर पर चल रहे थे और एक अजीब तरह की गंध उस बच्ची में से आ रही थी। बच्ची को तुरंत से अपने कब्जे में लिया जाता है और चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसकी माँ से पूछा जाता है कि ये बच्ची कौन है, तो वो बताती है कि ये 7 वर्षीय जो बच्ची है वो उसकी अपनी बच्ची है, मैं उसकी माँ हूँ। उससे पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ, तो वो बताती है कि हम लोग सोए हुए थे, इसके जो पिता हैं वो इससे बेहद नफरत करते हैं, वो इसे कभी से ही नहीं चाहते थे, उन्हें बेटी चाहिए ही नहीं थी और इस वजह से उन्होंने इस पर हमला किया और ये शायद उसी चपेट में आकर मर गई। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आपको न्याय मिलेगा। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, इतना बुरा हाल कि वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। माँ से पूछा जाता है तो वो सिर्फ एक ही रट लगा कर बैठी है कि मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची के साथ जिसने इतनी घिनौनी हरकत की है, जिसे इतनी बेरहमी से मार दिया, मुझे सिर्फ उसके लिए इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, आपकी बच्ची को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब पुलिस यहाँ से जब इन्हें लेकर जाती है तो इसी महिला के साथ एक व्यक्ति और मौजूद होता है जिसका नाम होता है उदित। ये दोनों मौके पर उस समय मौजूद थे जब पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। इन दोनों को पुलिस अपने साथ ले जाती है, बोलती है कुछ थोड़ी सी जानकारी है, एक तरह की फॉर्मेलिटी समझ लीजिए, आप एक बार चलिए जाकर हमें वो बताइए, कागजों की कार्रवाई पूरी कीजिए, हम मामले की जाँच आगे करना शुरू कर देंगे। इनको लेकर जाया जाता है। लेकर जाने के बाद अब इनसे पूछताछ शुरू की जाती है। तो माँ बताती हैं कि दरअसल
जो इनकी बेटी है, इसके जो ताऊ थे उन्होंने उसके ऊपर अत्याचार किए थे, कुछ गंदी हरकतें की थी। माँ और सास यानी दादी और बुआ भी उसमें शामिल थी और उसके खिलाफ मेरी बेटी ने एक वीडियो बनाया था और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। जब वो वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और इसके ताऊ को सजा दी, साथ ही साथ सास और ननद यानी इस बच्ची की जो बुआ थी और दादी थी उसे भी जेल पहुंचा दिया गया। इसी सब से मेरा पति इससे खुंदक खाता था। उसे ये पसंद नहीं थी कि उसके परिवार वालों को बेटी की वजह से जेल जाना पड़ा। इस वजह से ही शायद मेरे पति ने मेरी बेटी को मार दिया। अब जो उसका पति होता है शाहरुख, उसे ढूंढा जाता है और ढूंढकर उसे लाया जाता है और अब जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। एक ऐसा खुलासा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब ये बताना शुरू करता है कि साहब, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं तो मई से ही मेरे घर से बाहर रह रहा हूँ। मई में मेरी पत्नी रोशनी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुझे मारा, पीटा और मुझे धमकी दी कि अगर मैं यहीं आसपास रहा तो तुम्हारे बड़े भाई, माँ और बहन की तरह तुम्हें भी झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। दरअसल मैं तो खुद डरता हुआ इनसे इधर उधर भागता फिर रहा हूँ। मुझे तो पहले से ही डर लग रहा था कि ये कोई ना कोई ऐसी घटना को अंजाम देगी जिसमें ये मुझे फंसा देगी, जैसा इसने मेरे बड़े भाई, मेरी माँ और मेरी बहन के साथ किया है। मैं तो इस डर की वजह से इधर उधर छुपता हुआ घूम रहा था। ये पता चलना था तो पता किया जाता है कि दरअसल सच में वो मई से यहाँ रह ही नहीं रहा। अब पुलिस इंतजार करती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है और एक ऐसा खुलासा जिसको सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। दरअसल जो बच्ची है, इसकी हत्या तो 36 से 42 घंटे पहले ही हो चुकी थी और बच्ची के शरीर में कीड़े पड़ चुके थे, सांस रोक दिया गया था यानी दम घुटा था और गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। इतना पता चलना था कि पुलिस वापस से माँ रोशनी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। रोशनी को बताया नहीं जाता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या था। रोशनी से फिर से पूछा जाता है तो वो बताती है कि हाँ, 14 से 15 तारीख को सुबह के जब 3:10 के लगभग मैं जागी तो देखा मेरी बच्ची मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मेरे पति ने उसे रात में ही आकर मारा और मारकर वहां से फरार हो गया। बस इतना कहना था कि पुलिस का शक गहरा जाता है। अब पुलिस कड़ाई से दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। रोशनी तो नहीं टूटती, लेकिन जो उद्दित होता है वो टूट जाता है। पुलिस के सवालों के आगे ज्यादा देर टिका नहीं रह पाता। अब वो जो बताना शुरू करता है वो वाकई में बड़ा भयावह था। वो बताता है कि जो ये रोशनी है, एक डांस बार में नाचने का कार्य किया करती थी। ये वहाँ पर नाचती थी और मैं उस बार में अपने मनोरंजन के लिए, एंजॉय के लिए जाया करता था। हमारी दोस्ती वहीं पर होती है। दरअसल मैं इसे देखकर इतना मोहित हो गया कि मैं इससे प्यार कर बैठा। रोशनी भी मुझसे बेहद प्यार करती है। अब हम दोनों एक दूसरे से चुप चुप कर मिलने लगे, लेकिन बाधा बन रहा था इसका पति, इसलिए इसके पति को मार पीट कर घर से भगा दिया जाता है। जब इसे भगा दिया जाता है तो अब हमारा मिलना आसान हो गया। बच्ची, इसके घर में सिर्फ एक 7 वर्षीय बच्ची थी, लेकिन वो स्कूल चली जाया करती थी तो उसके पीछे से हम मिला करते थे और बाकी जब बच्ची सो जाया करती थी तब हम मिला करते थे। लेकिन एक दिन में ही हम दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। मैं और रोशनी एक कमरे में थे और बच्ची ने हमें सामने से देख लिया। जब बच्ची हमें खड़ी होकर देख रही थी तो उस समय हम नग्न अवस्था में थे, बिल्कुल न्यूड अवस्था में थे। हमने तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था और ये सारी जो चीज़ें हम कर रहे थे
वो सब बच्ची सामने से खड़े होकर देख रही थी, लेकिन हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब हम वहाँ से खड़े होते हैं, माँ कपड़े पहन लेती है और कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर आती है तो माँ की नज़र बच्ची पर पड़ती है। बच्ची बोलती है कि माँ आप ये सब क्या कर रही थी? तो माँ सिर्फ बताना चाहती है कि बेटा कुछ नहीं, ये सिर्फ एक आम बात है, आप इस पर ध्यान मत दो। लेकिन जो बच्ची होती है वो कहती है कि मैं ये सारी बातें अब्बू को बता दूंगी। माँ उसे बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करती है, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्ची जिद पकड़ लेती है कि आप गंदे अंकल के साथ गंदी हरकतें कर रही थी, मैं ये सारी चीज़ें अब्बू को ज़रूर बताऊंगी, मैं अब्बू से अब कुछ नहीं छुपाऊंगी। माँ बेटी में जिद बहस शुरू हो जाती है। माँ बेटी को पीटना शुरू कर देती है। पीटते पीटते बच्ची को धक्का लगता है और बच्ची टकरा कर जमीन में गिर जाती है। अब जैसे ही बच्ची गिरती है, बच्चे की चीख निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन माँ को तरस नहीं आता। माँ उसके सीने पर पैर रखती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। अब बच्ची और तेजी से चीखना शुरू कर देती है। छोटी सी बच्ची को असहनीय पीड़ा हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा दर्द से करहा रही थी। तभी पास में खड़ा हुआ उदित सोचता है कि अगर ये चीखी चिल्लाई तो आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। वो उसका मुंह भींच लेता है और माँ तब तक उसका गला दबा कर रखती है जब तक बच्ची के प्राण निकल नहीं जाते और अंत में बच्ची मर जाती है। अब बच्ची की लाश को एक गठरी में बांधा जाता है और उसे बेड के अंदर रख दिया जाता है और कमरे में ढेर सारा परफ्यूम छिड़क दिया जाता है। अब ये लोग इस रात एक पार्टी रखते हैं। पार्टी में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। अब ये लोग पार्टी मनाकर चले जाते हैं। अब ये रोशनी और उदित बार में जाते हैं, बार में ये डांस करती है, अपनी ड्यूटी करती है, वापस आती है। अब ये सोचते हैं कि लाश को आखिर ठिकाने कैसे लगाया जाए। घटनाक्रम 13 जुलाई 2025 का था, लेकिन अब बात आ चुकी थी 14 जुलाई और 15 जुलाई की सुबह के 3 बज चुके थे। सोचते सोचते बहुत परेशान हो गए और आखिरकार रोशनी सोचती है कि क्यों ना इसकी ताऊ, बुआ और दादी की तरह इसका जो काला चिट्ठा है इसके पिता पर फोड़ दिया जाए। वो सारा का सारा चिट्ठा इसके पिता पर फाड़ दिया जाएगा तो हमारा इससे पीछा भी छूट जाएगा और हमारे बीच का रास्ता भी हट जाएगा और इस लाश से हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। इस वजह से वो पुलिस थाने फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उसके पिता के नाम इसका बिल फाड़ दिया जाता है। दरअसल पता चलता है कि सास और बुआ और ताऊ पर भी जो गलत इल्ज़ाम लगाया गया था वो दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। बच्ची को जैसे जैसे समझाया गया था बच्ची ने वैसा वैसा वीडियो में बोला और बोलकर उसे पोस्ट कर दिया गया। और लेकिन पुलिस ने जब ये देखा तो पुलिस को जांच करनी पड़ी और उसके ताऊ, बुआ और दादी को जेल भेजना पड़ा। लेकिन यही सब वो शाहरुख के साथ भी करते हैं, लेकिन अंत में पकड़े जाते हैं। दरअसल बता दें कि उदित की मुलाकात रोशनी से डांस बार के दौरान होती है, क्योंकि ये भी वहाँ जाया करता था। और जो उदित की पत्नी है उसने उदित से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। ये भी जांच के दौरान पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि शाहरुख 8 साल पहले इस रोशनी से इसी डांस बार में मिला था और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और घर वालों के खिलाफ जाकर शाहरुख ने रोशनी से शादी की थी। सब कुछ सामान्य चलता, लेकिन इसी बीच उदित उनकी जिंदगी में आ जाता है और अब रोशनी शाहरुख को छोड़कर उदित के साथ रहना चाहती थी, लेकिन बाधा बन रहा था उसका पति शाहरुख। उसे मार पीट कर भगा दिया जाता है, लेकिन बच्ची उसे देख लेती है, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया जाता है। जब ये मामला सामने आता है तो माँ शब्द से भी भरोसा उठ जाता है। कहते हैं कि हवस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अपना आपा खो रहे हैं, लेकिन पहले शायद
पति पत्नियों को एक दूसरे के रास्ते से हटाया जा रहा था, लेकिन अब तो इस हवस की चिंगारी बच्चों पर भी हावी होने लगी है। अब तो जितने केस देखने को मिलते हैं उसमें मासूम बेचारे बच्चे भी इसकी बलि चढ़ जाते हैं। लोग अपनी हवस की पूर्ति करने के लिए इतनी घिनौनी हरकतों पर आ गए हैं कि सिर्फ उन्हें अपनी हवस से मतलब है, किसी बच्चे की जान से भी मतलब नहीं। उस बच्ची जिसे 9 महीने कोख में रखा जाता है, असहनीय पीड़ा सहने के बाद, प्रसव पीड़ा सहने के बाद उसे जन्म दिया जाता है, लेकिन अपनी हवस मिटाने के लिए उस बच्ची की भी बलि चढ़ा दी जाती है। समझ नहीं आ रहा इस हवस के दौर में आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि ऐसी भयावह घटनाओं को होने से रोकें। हवस ही एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी पूर्ति के लिए आप अपनों की बलि चढ़ा दें। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।